अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर फर्म थ्योरी में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबाउट मोनोपोली। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन होगी, हमारे पास जो है ना होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, बायर्स और सेलर्स के पास इंफॉर्मेशन होगी और वो इजीली जो है ना चीज़ें परचेज कर सकेंगे। तो उसके अंडर हमने जो है ना डिफरेंट किस्म की कंडीशंस को देखा कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू किस तरीके से वर्कआउट करेगा। आज हम देख रहे हैं मोनोपोली की तरफ। मोनोपोली का जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं, नॉर्मली अपने सेंटेंसेस वर्ड्स में भी इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि यार इस बंदे ने मार्केट में मोनोपोली बनाई हुई है अपनी। सो मोनोपोली से बेसिकली मुराद हमारा ये होता है कि एक बंदा जो है ना मार्केट में बैठा होता है, जो मार्केट का लीडर होता है, और वही जो है ना क्या करता है, कंप्लीट सप्लाई को कंट्रोल करता है और वही डिटरमाइन करता है कि किस चीज को कितनी प्राइस पे बेचेगा, क्योंकि उसके कोई जो है ना कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो इससे स्विच होकर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाए। तो इसको हम सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। और इसलिए कहता है कि दिस इज द अदर एक्सट्रीम मार्केट मॉडल वेयर ओनली सिंगल फर्म इज कंट्रोलिंग द एंटायर सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। दिस इज एन ऑपोजिट ऑफ द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कि परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास क्या था, हर एक बंदे के लिए ओपन एंट्रेंस थी, आ जाएगा मार्केट में, अपनी चीजें सेल आउट करेगा, निकलना चाहता है मार्केट से इजिली जा सकता है, कोई कंट्रोल कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, और जो भी बेचना चाहता था वो इजिली सेल आउट कर सकता था। यहाँ पे सिचुएशन हमारे पास जो है ना ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे पास एक कंपनी होगी ऐसी जो क्या करेगा, वो तमाम के तमाम सप्लाई को कंट्रोल करेगा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, और दूसरा उसके मुकाबले में वहां पे कोई नहीं मौजूद होगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि सिंगल सेलर होगा। कि वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ सच इंडस्ट्रीज इज दैट देयर इज ओनली वन फर्म which has entire control over market supply. In other words, the firm behave like an industry. ठीक है कि आपके पास जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा कि वो जो है ना ऐसा होगा कि जिस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही फर्म बैठी होगी जो सिर्फ प्रोडक्शन कर रही होगी, सप्लाई कर रही होगी, कोई भी उसके मुकाबले में नहीं होगा। और हम कह सकते हैं कि वो वन मैन आर्मी होगी, कि आपके पास सिंगल एक फर्म जो है ना ऐसे काम कर रही होगी जैसे वो एक पूरी इंडस्ट्री हो, कोई दूसरा उसके मुकाबले में नहीं हो सकता। वो अपनी मर्जी से जिस प्राइस पे जो चीज सेल आउट करना चाहे, कोई भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। Second, heavy barriers for new entrants. Another characteristic of such market structure is the existence of heavy barriers for new entrants. This is the pivotal reason for firms to behave like an industry. कि हमने क्या कहा कि वहां पे जब परफेक्ट मार्केट थी तो ओपन हमारे पास एंट्रेंस थी, कोई भी आ सकता था, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओपन एंट्रेंस नहीं है, जिसकी वजह से उसकी मोनोपोली बनी है। वो मार्केट में अलग ही जो है ना लीडर बन चुका है और कोई भी उसके साथ कंपटीशन वाला नहीं है, कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि क्यों जो है ना ये सिचुएशन क्रिएट होती है जब उसके ऊपर जो है एंट्रेंस के ऊपर बैरियर्स हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इजीली जो है ना उस मार्केट में नहीं आ सकता, या उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसी होती है, या वो मार्केट ऐसी है कि उसने जो है अपना नाम बना लिया है और दूसरे जो है ना प्रोडक्ट की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता, जस्ट इसकी मार्केट है और कोई भी उस तरीके से वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर सकता। थर्ड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे अभी मैंने कहा कि एवरी बैरियर मेक्स द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट यूनिक फॉर कंज्यूमर, दे हैव नो ऑप्शन बट टू परचेज मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट। कि उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद ही नहीं है कि वो इस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाएं, या उनके पास कोई और चॉइस हो। जैसे जापानीज गाड़ीज जो है ना ओपन होने से पहले पाकिस्तान में सिचुएशन क्या थी, महरानी थी, और लोगों के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था, चाहे वो दिल करे या ना करे वो महरान को खरीदते थे। लेकिन जब मार्केट में आपके पास जापानीज गाड़ी आना शुरू हो गई और लो प्राइस में आना शुरू हो गई, वेट्स वगैरह और ये गाड़ियां, तो क्या हुआ कि इसकी वजह से मार्केट में हमारे पास सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई, और महरान जो है ना वो इतना सूटेबल नहीं रहा। लोग ने जो है ना उससे स्विच करना शुरू कर दिया कि 6 लाख 5 लाख तक जो है ना मैं महरान लूँ। तो नॉन कस्टम जो है ना उस टाइम हमारे पास वेट्स मिलती थी इसी प्राइस में, जिसमें एबीएस तमाम फीचर्स मौजूद थे, तो वो उसको क्यों ना परचेज करे। इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी मार्केट इफेक्ट होना शुरू हो गई। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट यूनिक होता है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा बैरियर है कि उसका क्लोज जो है ना कोई भी सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं होता। थर्ड फोर्थ हमारे पास कहते हैं प्राइस मेकर। एंटायर कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई एंड बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स एनेबल a firm to have a substantial control over price. That is why a monopolist known as a price maker. कि प्राइस मेकर भी वो खुद ही होगा, वही डिसाइड करेगा कि किस कीमत पे कौन सी चीज उसने बेचनी है, क्योंकि उसके मुकाबले में कोई और है ही नहीं। तो जिस प्राइस पे जो चीज वो बेचेगा, लोग परचेज करेंगे, क्योंकि लोगों के पास भी कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास ये चार फीचर्स होंगे किसी भी मार्केट में,
ठीक है, या किसी फर्म में कि वो जो है ना सिंगल सेलर होगा उस प्रोडक्ट का, कोई मना जो है ना बैरियर उसमें नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ जो है ना प्राइस मेकर ही वही होगा, बैरियर्स होंगे उसके लिए, एंट्रेंस के लिए कोई और उसका मुकाबले में नहीं आ सकता, और ना ही उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्ट कहेंगे, या फिर मोनोपोली की सिचुएशन कहेंगे। सो जिसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे बेहतरीन वापडा की हमारे मुल्क में सुई गैस की है। कहता है कि सुई साउदर्न गैस कंपनी, इट इज अ पाकिस्तान लीडिंग इनकॉर्पोरेटेड गैस कंपनी, के गैस इसके अलावा कोई और भी प्रोडक्शन आपके मुल्क में नहीं कर रहा। इसी तरीके से वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा इज ए गवर्नमेंटल ओन पब्लिक यूटिलिटी एंड मेंटेनिंग पावर इन पाकिस्तान। ये सिर्फ वही है जो आपको पावर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप जो है ना सोलर प्लेट सर्विस को देखें तो वो जो है ना इतने सूटेबल नहीं है। अगर आपकी एक हफ्ता भी बारिश शुरू होगी और कोई भी जो है ना धूप के आसार ना हो, तो क्या होगा, आपके सोलर का तो काम नहीं होगा। तो जो आपके पास स्टैंड बाय था वो भी खत्म हो जाएगा, तो मजबूरन आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, वापडा की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसका नेवल बदल नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड पीटीसीएल, इट इज अ लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इन पाकिस्तान प्रोवाइडिंग टेलीफोनिक इंटरनेट रिलेटेड सर्विस। पीडीसीएल एक वाहिद इदारा है हमारे पास जो क्या कर रहा है, आपको इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उस तरीके से सर्विसेज आपको कोई प्रोवाइड नहीं करे जैसे इंटरनेट करता है। सिग्नल्स में फिर भी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ये वायर्स के थ्रू आपके पास ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपको फास्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि इनकी भी आपके मुल्क में मोनोपोली की सिचुएशन है। तो इसलिए कहता है कि as we have discussed, the monopolist has entire control over market supply and behaves like industry and price maker too. There are a couple of factors who work together, commonly known as barriers or deterrents of monopoly setup. Here we will cover few but most prominent hurdles. ठीक है कि आपके जो है ना, जब हमने कहा कि हमारे पास ठीक है, वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो है मोनोपोलिस्ट है और उसमें वो चार फीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, पूरे मार्केट को वो कंट्रोल कर रहा है और पूरे अपनी जो है ना इंडस्ट्री की तरफ वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि प्राइसेस भी इंडस्ट्री में कौन डिसाइड करते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट डिसाइड करते हैं। लेकिन जहाँ पे इसके मुकाबले में कोई और है नहीं, ये अकेला ही बैठा हुआ है, तो प्राइसेस भी ये खुद ही डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए कहता है कि कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमनली हमारे पास बैरियर्स भी कहलाते हैं या डेटरेंट्स कहलाते हैं मोनोपोली के सेटअप में। कौन कौन से हैं, कहता है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है कंट्रोल ओवर की इनपुट्स। A resourceful firm can create monopoly by controlling the essential inputs for some industries such as cotton, sugarcane, or oilseeds. To have entire control over these inputs. Although this is not an easy task, but competitors can be discouraged through such exercises. ठीक है कि आपके पास जो है ना, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि वो की इनपुट जो उसका आता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं, उसके ऊपर इसका कंट्रोल। अगर कोई इसके मुकाबले में आता भी है तो वो क्या कर देता है कि वो डायरेक्टली उन चीज़ों को खुद ही ऑन करना शुरू कर देता है। तो जब एक बंदा जो है ना एक हाई प्राइस से ह्यूज अमाउंट उसको पे करने को तैयार हो, तो वो एक न्यू सेलर को क्यों देगा या न्यू बायर को वो चीज़ क्यों बेचेगा कि यार ये जो है ना मेरे इतना फायदा मंद नहीं है, अभी मार्केट में जो है ना नया आया हुआ है और एक बंदे की ऑलरेडी मार्केट में मोनोपोली है, उसका नाम बना हुआ है, तो मैं उसको प्रोडक्ट क्यों ना दूं बजाय इसके कि मैं एक न्यू बंदे को प्रोडक्ट हैंड ओवर करूं। तो इसीलिए कंपाइटर्स के लिए ये चीज़ आसान नहीं होती कि वो जो है ना इनपुट्स की जो है ना गेन कर सके, तो वो लीव कर देते हैं मार्केट को। Second, structural barriers are those properties of the market that work to keep competitors out of industry like economies of scale. As monopolist firms have a large scale of production to deal with the whole industry, which enable them to produce a product at such a lowest average cost that other firms cannot match. This is called a natural monopoly. ठीक है कि अब मोनोपोलिस्ट है, जाहिर बात है इतने अरसे से काम कर रहा है मार्केट में और इतने ज्यादा कस्टमर है उसके लिए, तो वो उन सबकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब वो प्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है ना वो कम होगी बनिस्बत उसकी कि एक नया बंदा मार्केट में है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास जो है ना वापडा है, तो वापडा ने ऑलरेडी इतने सालों से काम कर रहा है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो उसको दोबारा से पूरे जो है ना पोल्स वगैरह लगाने होंगे, ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट उसके लिए बन जाती है। तो वो जो है ना इस वजह से भी नहीं आ पाते कि इस इंडस्ट्री में उनके लिए जो है ना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि एक एग्जिस्टिंग फर्म है वो तो ऑलरेडी इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चल रही है कि वो लेस इनपुट पे और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसीलिए कहता है कि यहाँ पे जब हमारे पास क्या होता है कि लोएस्ट एवरेज कॉस्ट जो हमारे पास जो है ना वो चीज़ें बना रहा है जो हमारे कंपेटिटर्स नहीं बना पाते, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मोनोपोली कहते हैं कि बाय नेचर आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप लो प्राइस पे बना रहे हो, वो बाकी जितने भी बनाने की कोशिश करते हैं वो महंगे होते हैं। तो लोग महंगे की तरफ क्यों जाए जब एक सस्ती चीज उसको मिल रही है। तो ये भी एक बैरियर है। Cost management. If the firm has ability to adopt a cheaper way of producing their good, it can prevent entry of new firms in the industry.
कि जब आपकी कॉस्ट प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाती है, आपका खर्चा कम हो जाता है, आप एक चीज को बड़े सस्ते कीमत में बना लेते हो और आपका कंपेटिटर उस कीमत में नहीं बना पाता, तो फिर तो आपके लिए जो है ना मोनोपोली की सिचुएशन है। क्योंकि एक तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप जो है ना इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर उसके बाद जो है ना लो प्राइस पे बना रहे हो, तो फिर तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदे ने किराए पे घर दिया हुआ है और उसको दोबारा किराए पे दे रहा है, तो उसमें जो है ना वो क्या करेगा, वो उसके लिए इतना मार्जिन नहीं बचेगा। लेकिन एक बंदे का अपना घर है और वो उसको क्या करे, किराए पे दे रहा है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास क्या होगी कि उसके लिए वो चीज लो प्राइस में बन रही होती है, जब एक नया बंदा आएगा वो जो है ना उसको महंगा बना रहा होगा। इसके बाद हमने कहा कि प्रीडेटरी प्राइसिंग और डंपिंग प्राइसिंग is a strategy to keep competitors out of market. In this pricing strategy, prices of goods or services are intentionally kept at such a low level that the rival firms cannot compete and have no other option but to leave the market. कि वो predatory pricing, क्योंकि यार डंपिंग प्राइसिंग करता है कि वो अपने प्राइसेस को इतना जो है ना डाउन कर देता है कि वो कंपेटिटर्स जो नया आ जाता है उसकी इतनी ज्यादा कॉस्ट लगी होती है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। ठीक है, वो देखता है कि यार अब मैं इसमें क्या चीज, मार्जिन तो बच ही नहीं रहा, तो मैं इसके साथ compete कैसे करूँ, मेरा प्रोडक्ट बंदा क्यों ले। जब एक प्रोडक्ट एक बंदे को 50 रुपए का मिल रहा है और आप जो है ना क्या कर रहे हो, उसको 70-80 रुपए का बना रहे हो और फिर उसको जो है ना 100 रुपए का बेच रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के उसी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, उस कंपनी की तरफ जाएगा। ठीक है, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, वो उसी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेगा जो उसको इतने ज्यादा मार्जिन पे मिल रहा होगा। तो अब एक नई कंपनी जो है ना वो कोशिश भी करे, जितना वो जो है ना इसमें आने की कोशिश भी करे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो है ना ऑलरेडी बहुत कम है आपके कंपेटिटर की। इसके बाद रेगुलेटरी बैरियर्स, कि sometimes state authorities may decide to allow only a particular firm to deal a particular product in a region. In such situation, no other firm can enter into the market. कि आपके जो गवर्नमेंट है उसका रोल भी इंपॉर्टेंट है कि वो पाबंदी लगा देती है कि इस सेक्टर में और कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक ही कंपनी जो है ना वो सर्वाइव करेगी, वही जो है ना प्रोडक्ट सेल आउट करेगी। जैसे आपके गैस में हो गया, आपकी जो है ना वापडा में हो गया। तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया हुआ है कि आप ही लोग जो है ना इसको करोगे, आप ही इसको जो है ना सेल आउट करोगे, आप ही इसकी प्रोडक्शन करोगे। तो जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट का रोल आ गया, उसकी तरफ से बैरियर आ गया, तो फिर तो कोई उसका कम्पीट ही नहीं कर सकता। और उसके बाद हमारे पास लीगल बैरियर्स के पेटेंट्स एंड एक्सक्लूसिव राइट्स व्हिच अ फर्म हैज ऑन अ सर्टेन गुड वेयर अदर फर्म्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। इट इज पॉसिबल टू हैव एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सट्रैक्टिंग फॉर इंस्टेंस ऑयल एंड प्रीशियस मेटल्स। कि आपके पास कानूनी तौर पे भी पाबंदियां होती हैं कि अब हर एक बंदे को तो नहीं कहा जा सकता कि आप भी आ जाओ, माइनिंग शुरू कर दो, आप भी जो है ना पेट्रोल प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, आप भी जो है ना गैस के सेक्टर में आना शुरू कर दो। तो लीगली जो है ना वो लोग बाउंड होते हैं। ठीक है, तो वो एंट्री इतनी आसानी से मार्केट में नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो एग्जिस्टिंग होता है उसके लिए मोनोपोली की सिचुएशन हो जाती है, और फिर जहाँ पे कॉपीराइट्स और उसका इशू आ जाता है, तो फिर वो कहेगा कि हमारे कॉपीराइट्स हैं, हमने पहले सबसे ये आइडिया स्टार्ट किया था, अब हमारे आइडिया को ये कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी उसको लिमिट करने की कोशिश करती है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है ना बैरियर्स हैं, जो क्या करते हैं कि न्यू एंट्रेंट्स वगैरह को मार्केट में आने नहीं देते, और वो जो है ना वो एक सिंगल फर्म को क्या कर देते हैं, लीड करते हैं उसकी मोनोपोली क्रिएट करने की तरफ। सो इसलिए कहता है कि फर्म रेवेन्यू अंडर मोनोपोली स्ट्रक्चर, कि अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कि फर्म की रेवेन्यू किस तरीके से बिहेव करेगी जब आपके पास मोनोपोली का स्ट्रक्चर होगा। तो कहता है कि इन परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म एज अ फर्म हैज नो और वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई, therefore they have depend on market price determined by demand and supply forces as a price taker. In contrast, in monopoly, firm enjoys a complete liberty to determine its price and output. Consequently, firm makes necessary changes in its price to maximize its total value. कि परफेक्ट मार्केट में मार्केट डिसाइड कर देती, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी चाहिए, उसी के बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम के साथ कंपटीशन जो है ना कंपीट कर देते या कंपैरिजन कर देते हैं। ठीक है, अगर याद हो तो हमने जो है ना जब कल हम ग्राफ्स को देख रहे थे, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें यही था ना हमारे पास कि हम उसको कंपीट कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। किस चीज के साथ उसका कंपैरिजन करते थे? इसी के साथ ही हमारे पास मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है, मार्केट की सिचुएशन के साथ हम उसको कंपेयर कर देते हैं कि जी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस चल रही है, तो इक्विलिब्रियम के साथ उसको कंपैरिजन करो। इस वजह से हम उसको क्या कहते थे कि वो कंपनी हमारे पास क्या थी, या वो परफेक्ट कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारे पास जो फर्म्स होती थी वो प्राइस टेकर्स थी, वो प्राइस डिसाइड करने वाली नहीं थी। प्राइस डिसाइड कौन करता था? फैक्टर्स ऑफ जो है ना मार्केट करते थे, कि डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते थे कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने मोनोपोली में क्लियरली क्या कहा कि फर्म जो है ना वो खुद ही डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या होगी और कितना आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, और उसको प्राइसेस चेंज करनी है या अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करनी है, वो बिना पूछे अपनी जो है ना प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा और अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर लेगा।
तो इसीलिए जब हम देखते हैं कंपैरिजन करेंगे कि टोटल एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यूज हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि टोटल एवरेज और फिर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यूज के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो कहते हैं कि इन मोनोपोली firm faces a down sloping demand curve. Average revenue equals to price or marginal revenues remains lesser than its price. कि हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है वो तो आपके पास किसके बराबर होगी, प्राइस के बराबर होगी। ठीक है कि जितना आप अर्न करे वही प्राइस आपकी जो है ना अर्निंग होगी। लेकिन आपके पास क्या होगा कि आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम होगी आपके प्राइस। ठीक है क्योंकि वो जो है उसके साथ कनेक्टेड तो नहीं है ना, मार्जिनल रेवेन्यू तो हमारे पास एक यूनिट के ऐड होने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है तो वो हमारे पास इतना इजाफा नहीं करेगा क्योंकि कंपनी में जो है ना वो खुद ही डिसाइड करिए प्राइसेस, इसके बेसिस पे वो डिसाइड नहीं कर रही कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो तो डिमांड एंड सप्लाई में होता था। यहाँ पे तो हमारे पास डिमांड सप्लाई तो है नहीं, ये तो खुद प्राइस फिक्सर्स हैं। तो फिर इसीलिए वो क्या होगा कि प्राइस उसकी ज्यादा होगी मार्जिनल रेवेन्यू से। तो क्या देखिए फॉलोइंग डेटा शोज एज द monopolist firm start decreasing its prices of a product, its total sales increases. कि क्वांटिटी, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बिहेवियर को अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारे पास यूनिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक हो गया, उसके साथ क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती जा रही है, हमने क्या कर दिया, प्राइसेस को डिक्रीज करना शुरू कर दिया क्योंकि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है तो जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें अचीव हो रही है हम अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से टोटल रेवेन्यू को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 10 से स्टार्ट हुआ, 18, 24 और फिर 30 पे हमारे पास जो है एक ऐसा पॉइंट था 5 और जो है ना 6 यूनिट्स पे कि हमारे पास एक अच्छी नॉर्मल जो हमारे पास सिचुएशन चल रही थी, मैक्सिमम आउटपुट हमें उसका मिल रहा था। ठीक है हम उससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। लेकिन फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास फर्म पे जो है ना रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक ऐसा लेवल आता है जहां पे हमारे पास मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद वो रेवेन्यू डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एवरेज रेवेन्यू को देखिए वो हमारे पास कम होती जा रही है, ठीक है उसमें भी डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। क्यों डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है? क्योंकि हमारा एवरेज अगर हम देखें तो आपके पास क्या हो रहा है कि आपकी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ती जा रही है लेकिन प्राइसेस आपके पास रिड्यूस होती जा रही है। तो उसी के बेसिस पे हमारे एवरेज रेवेन्यू को देखो वो भी कम होने शुरू हो गई है। और मार्जिनल तो हमने कहा कि हमारे पास क्या होगा कि एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड करने की वजह से वो जो है ना हमारे पास नेगेटिव में भी जाना शुरू हो गया है। तो एक ऐसे वाहिद पॉइंट हमारे पास क्या था कि जब हम 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो उस पे हमारे पास कुछ आइडियल सिचुएशन आ रही थी कि प्राइस हमारे पास 5 होगी, नॉर्मल प्राइस भी होगी, टोटल रेवेन्यू भी हमारा मैक्सिमम पे चल रहा होगा, एवरेज रेवेन्यू भी हमारे पास जो है ना ठीक है मैक्सिमम पे नहीं होगी लेकिन मैक्सिमम से थोड़ा कम होगी, और मार्जिनल रेवेन्यू देखो तो हमारे पास जीरो पे आ रही है। ठीक है लेकिन उसके बाद वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीजिंग आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए क्या कहता है, कहता है कि इसी को अगर हम इसमें ग्राफ में देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। कहता है कि अपर पैनल ऑफ द पैराग्राफ below there is an increase in total revenue as price decreases under monopolist environment। ठीक है कि आपके पास क्या हो रहा है कि उसकी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करना शुरू कर चुका है। ठीक है तो हमारे पास क्वांटिटी देखे, प्राइस देखे तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, 5 तक देखे तो मैक्सिमम पे जा रही है हमारे पास। ठीक है सो कहता है कि अंडर मोनोपोलिस्ट एनवायरनमेंट along with decrease in price, average revenue and marginal revenue both are down sloping, but marginal revenue is less than average revenue in the lower panel. Upward band shape TR curve is due to different degrees of elasticity of demand along a down sloping demand curve. As TR increases with decreasing rate, marginal revenue decreases. When TR is maximum, then marginal revenue becomes zero and then negative with its decreasing revenue. जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे पास क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू जब हमारे पास मैक्सिमम पे चल रही थी तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू जीरो पे टारगेट हो रही है। ठीक है और एवरेज रेवेन्यू देखिए वो भी हमारे पास मैक्सिमम से थोड़ा सा कम चल रही है। तो इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास सिचुएशन देखें तो हमने कहा कि डिमांड और सप्लाई पे तो हमारे पास ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना उसके शेप देखे तो हमारे पास इस तरीके से कर्व आ रहा है। और फिर हमने जब इसको देखा एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू को देखा, एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो डाउनवर्ड की तरफ आ रही है। मार्जिनल रेवेन्यू को देखो वो भी हमारे पास जो है ना वो जीरो की तरफ आना शुरू होगी, इस लाइन पे टारगेट होना शुरू होगी, टच करना शुरू कर दिया। ठीक है तो इसीलिए हमने क्या कहा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी ज्यादा है वन से, यहाँ पे इलास्टिसिटी कम है क्योंकि हमारे पास क्या हो चुका है कि वो अपने सेंट्रल पॉइंट जो हमारे पास उसका आ रहा है वो उससे भी बिलो जा रही है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इलास्टिक तो तब था जब हमारे पास जो है ना क्या होती, प्राइस कम हो रही थी, हमारे पास जो है ना क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो रही थी। लेकिन फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आना शुरू होगी, तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जो कर्व बन रहा है तो एक लेवल पे हमारे पास मैक्सिमम जा रहा है, फिर उसके बाद डिमिनिश होना शुरू हो गया हमारी टोटल रेवेन्यू।
ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या होगी, वो जीरो पे आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुई, हमारे पास जो गया हमारे जो मार्जिनल रेवेन्यू थी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। और फिर हमारे पास क्या हुआ कि टी आर, जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम था टोटल रेवेन्यू, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम चल रहा है, तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को देखिए वो जीरो पे चल रहा है। तो हमारे पास सिचुएशन जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट जाना शुरू हो जाती है जब हम इस किसी इसका जिक्र करते हैं। मोनोपोलिस सिचुएशन में हम जिक्र करते हैं कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बिहेव करती है। तो इसी के साथ कहता है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली कैसे होगी। ठीक है, तो फिर ये लोग जो है ना प्राइस को डिसाइड कैसे करेंगे, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या प्राइस नहीं होनी चाहिए। तो सेम एज इट इज हम इसको शॉर्ट रन में देखेंगे। सबसे पहले तो कहते हैं कि सिमिलर टू अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली competitive environment, price and output determination under monopoly also follows the key condition of marginal revenue and marginal cost, कि हमारे पास marginal revenue marginal cost के बराबर होगी। ठीक है, for this purpose we combine the cost and revenue curves in a subsequent section। ठीक है कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहाँ पे भी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ बराबर चलेंगे। किस तरीके से कहता है कि द ग्राफ डिस्क्राइब्स द प्रॉफिट फॉर मोनोपोलिस्ट फर्म इन शॉर्ट रन। ठीक है कि अगर हम ग्राफ को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बनाई गई है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ से इंक्रीजिंग पॉइंट की तरफ आ रही है। फिर एवरेज कॉस्ट को देखें, हमारे पास इस तरीके से शेप आ रही है उसकी। एवरेज रेवेन्यू को देखें तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव हमारे पास जो है ना होना शुरू हो रही है, वो डाउनवर्ड जा रही है। मार्जिनल रेवेन्यू को देखें तो हमारे पास जो है ना वो मजीद डाउन होना शुरू हो गई है। तो इन चीजों को किस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन में बताया गया है, ठीक है, तो उसको जरा देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके पास। तो पहली बात कहता है कि द ग्राफ डिस्क्राइब्स द प्रॉफिट फॉर मोनोपोलिस्ट फर्म इन शॉर्ट रन, के शॉर्ट रन में हमारे पास मोनोपोलिस्ट को ज्यादा फायदा होगा इससे। द रेक्टेंगल PZMN is showing the firm's total profit which is derived by using rule MC is equal to MR, कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या हो रहा है उसको शो कर रहे हैं PCM के ऊपर। ठीक है, सो PCM को देखें, PC, ठीक है, और M, यहाँ पे सिचुएशन को देखें, हमारे पास इन चीजों को इस तरीके से इन्होंने ड्रा किया कि PCMN हमारे पास किस तरीके से चल रही है सिचुएशन इन जगहों पे। जब हमने इस चीज का जिक्र किया तो हमारे पास क्या हो रहा है एवरेज रेवेन्यू, और फिर हमारे पास जो है ना देखें तो हमारे पास जो है ना हमारा मार्जिनल कॉस्ट देखें तो वो भी ज्यादा है। ठीक है, और फिर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू को देखें तो हमारे पास जो है ना वो डाउनवर्ड की तरफ मूव हो रही है। तो कहता है कि हमारे पास सिचुएशन क्या होगी कि the firm is producing Q1 quantity 1 level of output. The firm price and the cost is P and C respectively, कि cost उसकी price जो है ना वो P और C हमारे पास जो है ना दोनों respectively चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये और ये चल रहे हैं। ठीक है, और क्वांटिटी Q1 पे हमारे पास सिचुएशन ये चल रही है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक N आ रहा है, एक हमारे पास M आ रहा है। तो इसी के बेसिस पे फर्दर क्या कहता है, कहता है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट OCNQ1, ठीक है, कि OCQN1 OCQ, ठीक है, N, ठीक है, ये हमारे पास जो पोजीशन बॉक्स बन रहा है इस पे सिचुएशन हमारे पास क्या है, कहता है कि फ्रॉम टोटल रेवेन्यूज OPMQ1, ठीक है, कि हम इसमें से माइनस कर दे O, ठीक है, P, Q और M, हमारे पास इस सिचुएशन से जब हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, रेवेन्यू से कॉस्ट को निकाल देंगे, कहता है वी डिराइव टोटल प्रॉफिट PCMN। ठीक है, तो इसी से हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या होगा PCMN आ जाएगा, कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हमारा प्रॉफिट बताएगा कि हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है और हम अपने प्रॉफिट्स को कितना जनरेट कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमें आइडिया यहाँ से मिलता है और हम इसके थ्रू जो है ना इस चीज को डिटरमाइन करते हैं। जबकि लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन होगी, तो कहता है कि लॉन्ग रन में हमारे पास क्या है, कहता है कि हम उसमें कहते हैं कि हमारे आउटपुट्स वगैरह तो एडजस्ट हो जाते हैं। शॉर्ट रन में तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि हम इन चीजों को एकोमोडेट कर सकें, लेकिन लॉन्ग रन में तो हम इजीली उसको एकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसलिए कहता है कि इन लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट फर्म कैन alter its all input resources in order to adjust variation in market demand for a product. As a monopolist, a firm is not utilizing its resources optimally. Okay, we will see in drawbacks of monopoly. The firm has the ability to expand its output to adjust according to the market situation. कि मोनोपोलिस्ट तो वो जो है ना रिसोर्सेज को ऑप्टिमली तो नहीं इस्तेमाल करे कि कितना करना चाहिए, चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। वो तो सिर्फ इस चीज को देख रहा है कि वो अपनी जो है ना जो एबिलिटी है एक्सपेंशन की वो पूरी यूटिलाइज कर सके और मार्केट में जहां जहां पे उसके प्रोडक्ट की जरूरत है वो वहां पे जाके अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। सो इसलिए कहता है कि दिस दैट इज व्हाई अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग रन। ठीक है, वो इसकी वजह से क्या कर रहा है कि वो सुपर नॉर्मल हमारे पास प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर रहा है लॉन्ग रन में।
क्योंकि वो देख रहा है कि मार्केट में कितनी जरूरत है उसकी प्रोडक्ट की, वो उसके हिसाब से चल रहा है, वो रिसोर्सेज को फजूल में जाया नहीं कर रहा। तो इसी को अगर हम ग्राफिकली देखें तो किस तरीके से शो है हमारे पास, तो ग्राफिकली देखें तो हमारे पास जो है ना मार्जिनल को देखें तो यहाँ पे लाई करें, एम पे लाई करें एवरेज कॉस्ट हमारी, ठीक है। हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम हम देखें तो हमारे पास ई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमारे जो है ना क्रॉस कर रही है हमारे जो है ना एम को, ठीक है, हमारे मार्जिन को। तो इसलिए कहता है कि द ग्राफ बिलो डिस्क्राइब द प्रॉफिट फॉर अ मोनोपोलिस्ट फर्म इन अ लॉन्ग रन, although this is similar to the short run, yet the average cost curve is in long run is flatter than in short run। ये हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये वाली लाइन हमारे पास क्या हो रही है, वो ज्यादा फ्लैट है, पर इस बात हमारे पास शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में हम देखें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व डायरेक्टली इस तरीके से बन रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। So कहते हैं कि R of the rectangle PCMN is showing the firm's total profit which is derived by using rule MC is equal to MR, कि marginal cost is equal to marginal revenue के फार्मूले पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास बॉक्स है हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास वही हमारे प्रॉफिट्स वगैरह जो डिराइव हुए हैं उसको शो कर रहा है कि हमारे पास आउटपुट क्या है। So कहते हैं कि the firm is producing Q1 level of output and the firm's price and the cost is P and C respectively by subtracting total cost OC and Q, OC N और Q, ठीक है। इसमें से हम क्या कर देते हैं जो है फ्रॉम टोटल रेवेन्यू O, P, M और फिर Q1, इसमें से जब हम अपने जो है ना रेवेन्यू में से इसको कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो कहते हैं कि वी डिराइव द प्रॉफिट PCMN के, इसी के बेसिस पे फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, वो हमें बता देगा कि PCMN जो हमारे पास बन रहे हैं, ये जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है इस प्राइस के ऊपर वो कितना है और हम इस पे कितना जो है ना कॉस्ट या जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। So कहता है कि although there are barriers for new entrants in monopoly, however, if there is a threat of new entrant into the market, the monopolist implements a price reduction strategy. By doing so, a monopolist earns only normal profit in long run. The reduction in price and so in profits is adopted to prevent the entry of the new firms in the market. Obviously, जब उसके मुकाबले में कोई और बंदा आएगा तो हमने पहले भी कहा कि ये तो economies of scale पे चल रहा है, तो ये अपने जो इतने हाईएस्ट मार्जिन अर्न कर रहा था अपने मार्जिन को रिड्यूस कर देगा ताकि वो कंपेटिटर को मार्केट से निकाल दे, कोई उसके साथ compete ना कर सके। तो इसी वजह से जब हम इसके कर्व को देखेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, कहते हैं कि द ग्राफ बिलो डिस्क्राइब द प्रॉफिट फॉर अ मोनोपोलिस्ट फर्म इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि वो क्या कर रहा है अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर रहा है, तो उसकी वजह से कर्व के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो कहता है कि ऑल्दो देयर इज अ सिमिलर दिस इज सिमिलर टू द शॉर्ट रन येट द एवरेज कॉस्ट कर्व इन लॉन्ग रन इज फ्लैटर देन इन शॉर्ट रन, ठीक है। वही बात कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व को देखिए हमारे पास मजीद हमारे जो है ना फ्लैट होना शुरू हो गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि रूल हमारे पास सेम वही हमने पीसीएमएन के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। पी हमारे पास सी के बराबर हो गया, हमारे पास जो है ना प्राइस और कॉस्ट हमने एक दूसरे के बराबर कर दी क्योंकि अब वो इकोनॉमिज ऑफ स्केल पे आ रहा है, अपने लोवेस्ट प्राइस पे आ गया कि बस इसी कीमत पे बेचूंगा जितने पे बनाया हुआ है ताकि मेरे साथ compete ना कर सके। तो इसीलिए कहता है कि द फर्म प्रोड्यूसिंग Q1 लेवल ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन a firm may feel a threat of new entrant, it decreases its price as a prevention, कि वो बचने के लिए खतरे को देख के अपने प्राइस को मजीद रिड्यूस कर देगा। This decrease in price equals the firm revenue to its cost for a given time, उस दौरान वो अपनी जिस कीमत पे वो चीज बना रहा है वो उसी कीमत पे उसको बेचेगा ताकि ये जो कंपेटिटर है ये मेरी मार्केट को खराब ना कर सके, ये उसको खराब करने के लिए क्या कर देगा, बिल्कुल लेवल पे प्राइस करना शुरू कर देगा। So firm's normal profit is shown in OPM Q1, तो इसलिए उसकी जो प्रॉफिट होगा वो OPM और Q पे आना शुरू हो जाएगा कि इस तरीके से शेप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि लॉन्ग एवरेज कर्व के साथ यहाँ पे मर्ज होना शुरू हो जाएगा जहाँ पे उसकी एवरेज रेवेन्यू जो है ना वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि OCM Q1, क्योंकि जब P हमारे पास C के बराबर हो गया, अब हमारी प्राइस हमारी जो है ना वो कॉस्ट के बराबर हो गई है कि जिस कीमत पे हमने बनाया था हम उसी कीमत पे उसको बेच रहे हैं, तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, वो दोनों इक्वल आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि कंक्लूसिवली monopolist firm can earn supernormal profit in long run only if there are enough deterrents for competitors to enter into the market, if otherwise it can earn normal profit only। अगर उसके जो है ना मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न कर रहा था लॉन्ग रन में, ठीक है, कि जब उसके लिए जो है ना बैरियर्स ना जो है ना कंप्लीट क्रिएट की हो गया, कोई उसके साथ मार्केट में ना आ सके या उसके लिए मसले ना बना रहा, ठीक है, लेकिन जब उसको लगेगा कि वो जो है ना मार्केट में कोई और बंदा आ रहा है और उसके साथ जो है ना मार्केट को खराब कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन की सिचुएशन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से हटके अपने आप को नॉर्मल प्रॉफिट पे लेकर आ जाएगा कि यार बस ठीक है मैं जो है ना इतना ही कमा लूं ताकि ये बंदा मार्केट से निकल जाए। जैसे ही मैं इसको जो है ना मार्केट से निकाल दूंगा
तब मैं क्या कर दूंगा, इसको जो है ना एक नॉर्मल कंसिडर करके, सिचुएशन कंसिडर करके क्या कर दूंगा, इसको एक नॉर्मलाइज कंडीशन में पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास सिचुएशन बेहतर हो सके और मैं इसको जो है ना बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकूं। इस तरीके से हमने देखा कि मोनोपोली की सिचुएशन हमारे पास क्या चलती है मार्केट में, कि कंपेटिटर्स हमारे पास उसके साथ मार्केट में होते नहीं है, ठीक है, तो वो ओपनली जो है ना मार्केट में अपने आप को लीडर कंसिडर करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता जाता है, ठीक है, और अपने प्राइसेस को डिटरमाइन करता जाता है। लेकिन जब कभी उसको थ्रेट मिलेगी तो वो अपने आप को जो है ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स खत्म कर देगा फॉर द टाइम बीइंग, और अपने आप को अपनी कॉस्ट के साथ बराबर करके उसको बेचने की कोशिश करेगा, ताकि जो मेरे साथ कंपेटिटर आया हुआ है उसकी भी इतनी कॉस्ट लगेगी, तो अब ऑब्वियसली वो तो प्रॉफिट तो कमाएगा, अब वो डायरेक्टली तो अपने आप को लॉस में नहीं ले जा सकता, तो वो चीज उसके जो है ना कंपेटिटर्स को इफेक्ट करेगी और कंपेटिटर मार्केट से वापस निकल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा OPMQ1 था, ये जो टोटल रेवेन्यू थी वो हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।